सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं जजेस प्रो टेम। टाइटल देख करके आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत ही सिंपल है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। इंडिया में कोर्ट केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको सुनवाई करने वाले जजेस बहुत कम हैं। तो कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाएगा, इस चीज़ को डील विद करता है ये आर्टिकल। शुरू करें। वोकैबुलरी रिच है आज, ग्रामर भी बहुत रिच है। सारे ग्रामर रूल और वोकैबुलरी जो आप सीखने वाले हो अभी सेशन के दौरान अप्लाई करेंगे इस क्विज़ के ऊपर। अच्छा क्विज़ है, लेवल भी अच्छा है इसका, है ना। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन करवा दूंगा, एक ट्राई ज़रूर देना, आपको पता लगे आपने कितना सीखा। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जजेस प्रो टेम। जजेस तो आप जानते ही हैं। अब ये प्रो टेम क्या है? इटालियन फ्रेज आएगी, है ना। इसको आप ज़्यादा देखोगे नहीं, बहुत ही कम इसको आपको जो है एनकाउंटर होगा। प्रो टेम्पोर ये पूरा फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। मतलब आज की बात तो हो गई, आगे का देखा जाएगा, अभी के लिए हमने कहीं से जुगाड़ कर लिया है। तो कह रहे हैं जजेस का जुगाड़ हो गया है अभी के लिए। अच्छा किसकी बात हो रही है? ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट्स। बात हो रही है अपॉइंटमेंट की एडॉक जजेस की हाई कोर्ट के अंदर। एडॉक का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। आज ज़रूरत है तो आज ले लिया, कल ज़रूरत नहीं होगी तो कल निकाल देंगे। समझ गए ना। एडॉक का मतलब होता है थोड़े से वक्त के लिए किसी स्पेशल पर्पज़ से किसी को रिक्रूट करना। अब देखो इसके टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले एक ज़रूर से लाइक और एक शेयर देना वीडियो को अच्छे बच्चे की तरह। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ आपको एडिटोरियल वीडियो मिलती है शाम को 4 साढ़े 4 बजे। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कह रहा रोपिंग इन रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस टू क्लियर बैकलॉग शुड नॉट बी एट कॉस्ट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट्स। कह रहा रोप इन करने का जो काम है ना, अब ये क्या होता है भाई? किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ इन्वॉल्व कर लेना अपनी हेल्प करवाने के लिए। किसी को पकड़ के ले आना और बोलना भाई चल मेरी मदद कर। समझ गए ना। कह रहा है ये जो पकड़ करके लाने का काम है, रोप इन करने का काम है रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को। अच्छा किस लिए भाई? क्लियर करने के लिए बैकलॉग को, क्लियर करने के लिए केसेस की बहुत बड़ी पेंडेंसी को। कह रहा है ये जो काम है ना, इसको नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी। अच्छा किस पे? इस कीमत पे, इस कॉस्ट पे जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट्स की। तो ऐसा नहीं है किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को आपने 2 साल के लिए रख लिया टेम्परेरी। ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे जो रेगुलर जज आना था उसकी अपॉइंटमेंट ही ना हो। रेगुलर अपॉइंटमेंट अपनी जगह पे चलती रहें और जहाँ ज़रूरत हो किसी जज को आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख लें। समझ गए। रोपिंग इन आपकी सब्जेक्ट है, एक जीरेंट है। देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करती है तो जीरेंट कहलाती है ना। इसकी वर्ब है शुड नॉट बी। सब्जेक्ट वर्ब आपको ब्लू कलर में और पिंक कलर में मार्क मिलेगा हर सेंटेंस का। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना आपकी अंडरस्टैंडिंग का पहला फेज होता है, ज़रूर से इसको फॉलो करें, ठीक है। अब इसमें देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। रोप इन बना कैसे है फ्रेजल वर्ब बता देता हूँ मैं आपको। आपका एक दोस्त था, आपने बोला यार चल मेरी मदद कर। उसने बहाने करने शुरू कर दिए। आपने एक रस्सी ली, हाथ पैर बांधे उसके और घसीट के ले आए। अब दोस्त है, घसीट के लाए हो तो मदद करेगा ही। वहीं से फ्रेजल वर्ब बनी है एक्चुअल में, है ना। फ्रेजल वर्ब्स जो हैं और जो इडियम्स हैं वो इसी तरीके से बनती हैं। तो रोप इन करने का मतलब होता है किसी को उसकी इच्छा हो या ना हो, बस पकड़ के ले आना, चल मेरी मदद कर। बैक लोग आप जानते हैं पेंडेंसी को बोलते हैं, एरियर को बोलते हैं, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। चलिए अब मैं आपको समरी दे दूँ किस बारे में लिखा हुआ आपको मालूम चले। लेकिन उससे पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर हैं टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे एसएससी के हर छोटे बड़े एग्ज़ाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे। चलो समरी आप मोटी मोटी समझ ही गए होंगे। अभी हमारे देश में केसेस बहुत ज़्यादा है ना, और सुनवाई के लिए जजेस बहुत कम है।
तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ना क्या किया, आर्टिकल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है उसको इन्वोक कर दिया जो आज तक कभी यूज़ नहीं हुआ। उस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसी भी जज को एड हॉक बेसिस पे रिक्रूट करने की, मतलब टेम्परेरीली रिक्रूट करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सही तरीके से जजेस की भर्तियां नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की बहुत लड़ाई भी चल रही है इस बात पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तुम मत करो रिक्रूटमेंट, हम खुद कर लेंगे, अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट पे पकड़ पकड़ के जजेस को लाएंगे जो रिटायर हो चुके हैं। अब हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहे ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है, अब देश में केसेस की पेंडेंसी कम होगी। लेकिन ध्यान रखना है एक ही चीज़ का, ऐसा ना हो तुम्हें आदत पड़ जाए इसी चीज़ की। रेगुलर जज को तो तुम अपॉइंट करो ही ना, है ना, उनके एग्ज़ाम तो करवाओ ना, और ऐसे पकड़ पकड़ के जज को ले आओ जो रिटायर हो रहे हैं और इन्हीं से ही काम चलाते रहो। कह रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप सोल्यूशन ना माने। समझ गए, बस यही आज इसकी समरी है। आज की टोन है दो, पहली है वेलकमिंग, दूसरी है एनालाइजिंग। एनालाइज कर रहा है आगे क्या होने वाला है, और वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है अभी के जो मेजर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं उनका। एक चीज़ आपसे शेयर करनी है, कल रात में मैंने CHSL वालों के लिए फुल पेपर अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर। किन के लिए, मेंबर्स के लिए। अगर आप मेंबर हैं तो नीचे 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 जाएं और SSC वाली प्लेलिस्ट में CHSL का फुल पेपर जो है जाकर के एक्सेस करें। मेंबरशिप के अंदर आपको ऐसी ही स्पेशल वीडियोस मैं देता हूँ एग्ज़ाम को सोल्व करने वाली, है ना। मेंबर बनने के लिए कोई भी ज्वाइन बटन पर प्रेस कर सकता है और अपना कंट्रीब्यूशन दे करके मेंबर बन सकता है। शुरू करते हैं। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन to invoke a dormant provision in the Constitution to clear the way for appointment of retired judges as ad hoc judges to clear the mounting arrears in various high courts is an indictment of the extraordinary delay in filling up judicial vacancies। अब ये बता रहा है हुआ क्या है पूरा मामला। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, फैसला है जगाने का, इन्वोक करने का। इन्वोक करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो अभी तक आपने यूज़ में नहीं ली, अब उसको आपने जगा लिया, अचानक से उसको यूज़ में लेना शुरू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस्तेमाल में लेने का, जगाने का, एक ऐसी प्रोविज़न को, एक ऐसे रूल को जो अभी तक डॉर्मेंट था, जो अभी तक इनएक्टिव था, और कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। अच्छा क्यों जगाया इसको, क्लियर करने के लिए रास्ते को। अच्छा किसका, अपॉइंटमेंट का, भर्ती का। अच्छा किन की, रिटायर्ड जजेस की। अच्छा किस तरीके से, एड हॉक जजेस के तरीके से, टेम्परेरी जुगाड़ वाले जजेस के तरीके से। अच्छा क्यों करना है, क्लियर करने के लिए, माउंट होते हुए एरियर्स को क्लियर करने के लिए बढ़ती हुई पेंडेंसी को। और किस में, तरह तरह की हाई कोर्ट्स में, हर तरह की हाई कोर्ट्स में, स्टेट्स की। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना, ये पूरा का पूरा डिसीजन, कह रहा है ये डिसीजन जो है ये क्या है, एक इंडाइटमेंट है, अपने आप में एक एक्यूजिशन है, अपने आप में एक ब्लेम है, एक जो है आरोप है उस एक्स्ट्रॉर्डनरी डिले का, उस ज़रूरत से ज़्यादा देरी का, जो होती है फिलअप करने में, भरने में, जुडिशियल वैकेंसीज़ को, जजेस की पोस्ट को। समझे सेंटेंस को। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जगाने का इस डोरमेंट प्रोविज़न को हमारे संविधान में, ताकि रास्ता साफ हो सके अपॉइंटमेंट का रिटायर्ड जजेस के, और किस तौर पे, एड हॉक जजेस के तौर पे, ताकि क्लियर किया जा सके बढ़ते हुए एरियर्स को हमारे हर तरह की हाई कोर्ट में, हर स्टेट के हाई कोर्ट में। कह रहे ये डिसीजन अपने आप में एक इंडाइटमेंट है, ये एक आरोप को सिद्ध करता है उस एक्स्ट्रॉर्डनरी डिले का जो होता है फिलअप करने में, भरने में, जजेस की वैकेंसी को, जुडिशियल भर्तियों को। अब समझे सेंटेंस को। डिसीजन की वर्ब है इज, डोरमेंट का मतलब है सोया हुआ, इनएक्टिव, इनऑपरेटिव। ये डोरमेंट वर्ड आप ज्योग्राफी में बहुत सुनोगे। कुछ ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनोज, जो डोरमेंट होते हैं, है ना, 20-50 साल तक नहीं फटेंगे, अचानक से एक दिन फट जाएंगे। ठीक है। एड हॉक मैंने आपको बता दिया, जुगाड़ वाला, एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, टेम्परेरी। माउंटिंग मतलब बढ़ता हुआ। एरियर और बैकलॉग और पेंडेंसी सब एक दूसरे के सिनोनिम है ना, एरियर और बैकलॉग एक ही बात है। इंडाइटमेंट होता है किसी चीज़ का आरोप सिद्ध हो जाना, ये एक इंडाइटमेंट है, एक आरोप सिद्ध हो गया कि हमारे देश में वास्तव में जुडिशियल वैकेंसियाँ नहीं भरी जाती। आगे बढ़े। कह रहा था वेदर द फॉल्ट लाइज विद द कोलिजियम सिस्टम और द सेंटर्स टार्डीनेस, देयर इज लिटिल डाउट दैट द अनएक्सेप्टेबल डिले इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन रीसेंट टाइम्स हैज़ कॉज्ड ह्यूज वैकेंसीज इन हाई कोर्ट्स। कह रहे हाँ के ना, जो सारा फॉल्ट है, जो सारी लड़ाई है, वो लाई करती है किसके साथ, कॉलेजियम सिस्टम के साथ, और या फिर सेंटर की टार्डीनेस के साथ, सेंटर की सुस्ती के साथ। कह रहा है चाहे तो कॉलेजियम सिस्टम में गलती हो, चाहे सेंटर की जो है हरकतों में सुस्ती हो, चाहे दोनों में से कोई भी बात हो, इस चीज़ में लिटिल डाउट है, इस चीज़ में ना के बराबर हमें शक है, दैट वो ये कि जो ये अनएक्सेप्टेबल डिले है, जो ये एक्सेप्ट ना किया जा सकने वाली देरी है अपॉइंटमेंट में, भर्ती में, इस प्रोसेस में,
इन रिसेंट टाइम्स, हाल के कुछ दिनों में, कुछ सालों में। कह रहे इस देरी ने ना हैज़ कोज्ड कर दिया है बहुत बड़ी वैकेंसी को, खाली जगहों को हाई कोर्ट्स के अंदर। तो कह रहे आप चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम बता दो वो गलत है, चाहे बता दो सेंटर की सुस्ती है वो गलत है, दोनों में से कोई भी गलत है। एक चीज़ हमें पता लग गई है कि इस डिले की वजह से ना सारा देश परेशान है, हर हाई कोर्ट में ह्यूज वैकेंसीज हैं केसेस की। समझ गए कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? ये आप थोड़ा सा नेट पे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को कैसे नियुक्त किया जाता है, उस सिस्टम को बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। हमारी सरकार इस सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन जुडिशरी इस सिस्टम को सपोर्ट करती है। इसी वजह से आज की डेट में जजेस की रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है ना। टार्डीनेस होता है स्लोनेस, सुस्ती, स्लगिशनेस। बढ़े आगे, कुछ नहीं है सेंटेंस में और। कह रहा देयरफॉर इट इज़ डेफिनेटली नॉट अनवेलकम that the court has chosen to activate Article 224A of the Constitution, which provides for appointment of ad hoc judges in the high courts based on their consent. अब बता रहा है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है। कह रहा है इसलिए ये बात अनवेलकम नहीं है, इसलिए इस बात को हम सब स्वागत करते हैं, है ना। नॉट अनवेलकम है मतलब सबके लिए वेलकम है। अच्छा कौन सी बात भाई? दैट वो ये कि हमारी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने चूज़ कर लिया है कि वो एक्टिवेट करेगी, इन्वोक करेगी, फिर से जगाएगी आर्टिकल 224A को हमारे संविधान के। अच्छा कौन सा आर्टिकल है भाई ये? जो कि प्रोवाइड फॉर करता है, जो कि इंतजाम करता है अपॉइंटमेंट का जुगाड़ वाले जजेस की, एड हॉक जजेस की, टेम्परेरी जजेस की हमारी हाई कोर्ट में। और किस आधार पे? उनकी कॉन्सेंट के आधार पे। ऐसा नहीं है उनको बस उनको पूछा नहीं और अपने आप से उनकी रिक्रूटमेंट कर दी। पहले उनसे पूछेंगे भाई आपको बनना है जज, रिटायर हो चुके हो आप, कॉन्सेंट लेंगे, फिर उनको जज बनाएंगे। समझ गए? अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें क्या है? सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो अपने आप, बोलने की ज़रूरत ना पड़े। कोर्ट की वर्ब है हैज़ चोजन, विच की वर्ब है प्रोवाइड फॉर, कॉन्सेंट होती है किसी की सहमति, रजामंदी, अग्रीमेंट, इसको कॉन्करेंस भी बोलते हैं ना, कॉन्करेंस। अब मैं आपको जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ना प्रोवाइड फॉर, उसको ध्यान से समझना। इसके दो मीनिंग होते हैं। होता क्या है, एक मीनिंग कोई सीख लेता है, फिर दूसरा वाला जब मिलता है फिर बोलता है अरे यार सर ने क्या पढ़ा दिया। अरे दो मीनिंग होते हैं यार, दोनों पढ़ लो ना। प्रोवाइड फॉर के दो मीनिंग है, पहला है किसी चीज़ का इंतजाम करना, दूसरा है किसी का ध्यान रखना। जैसे बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है ना, कोई इंसान अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, खर्चा उसके फैमिली के जो एक्सपेंसेस है उनको जो है बेयर करता है, उसको कहते हैं प्रोवाइड फॉर करना। अब दोनों यूज़ करके दिखा देता हूँ। ही वर्क्स 2 जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर हिज एलिंग पेरेंट्स। वो 2 नौकरियां करता है, ही वर्क्स 2 जॉब्स। और क्यों भाई? इंतजाम प्रोवाइड फॉर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए अपने जो है बीमार माता पिता की। तो माता पिता बीमार होंगे, दवाइयाँ लानी होती होंगी, तो वो दिन में 2 जॉब्स करता है उनको प्रोवाइड फॉर करने के लिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनकी टेक केयर करने की, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे और कर लेना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब देखो टेक केयर नहीं करता, इंतजाम करता है, प्रोवाइड फॉर करता है। और किसका? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति के अधिकार का, ठीक है। एक ही फ्रेजल वर्ब है, दोनों काम करेगी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे यूज लेना हो वैसे लें। कह रहा अ बेंच हेडेड बाय CJI ऐसे बोबड़े मेड इट क्लियर दैट द चैलेंज ऑफ माउंटिंग एरियर्स एंड एग्जिस्टिंग वैकेंसीज रिक्वायर्स रिकोर्स टू आर्टिकल 224A। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आया कैसे, इसको यूज़ क्यों करना है। कह रहे एक बेंच जो थी ना, एक जो पीठ थी जिसके हेड थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं SA बोबड़े साहब। कह रहे इस बेंच ने मेड कर दिया इस चीज़ को क्लियर, कर दिया इस चीज़ को साफ। दैट वो ये कि जो चैलेंज है, जो चुनौती है बढ़ते हुए एरियर्स की और एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ की, कह रहे इस चैलेंज को ना रिक्वायरमेंट है, इस चैलेंज को ज़रूरत है। और किसकी? एक ही रिकोर्स की, एक ही ऑल्टरनेटिव की, जो है आर्टिकल 224 है। तो इस बेंच ने बताया कि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, सरकार तो मान नहीं रही है ना, अब हमारी आपस की लड़ाई में ऐसा ना हो देश पिसे, तो हम जो है आर्टिकल 224 को यूज़ करने वाले हैं। समझ गए? बेंच की वर्ब हैज़ मेड, चैलेंज की वर्ब रिक्वायर्स, रिकोर्स टू और रिसोर्ट टू एक ही बात है। रिकोर्स एक नाउन है, रिसोर्ट एक नाउन और वर्ब दोनों है। रिकोर्स टू और रिसोर्ट टू एक ही बात है, दोनों एक नाउन एक वर्ब है ना, मतलब एक ही निकलता है दोनों का। ध्यान रखना इन टू के बाद में वही वाला टू है ये जिसके बाद में नाउन प्रोनाउन जीरेंड आता है। 25 फ्रेज आप जानते हैं जिनमें टू के बाद में वर्ब के ING फॉर्म या नाउन लगाना है, उन्हीं में से दोनों भी हैं। द गवर्नमेंट हैड रिकोर्स टू इम्पोज अ बैन ऑन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हुई है देश में, तो गवर्नमेंट ने रिकोर्स किया, गवर्नमेंट ने रास्ता अपनाया, गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव रास्ता चुना इम्पोज करने का, एक बैन को इंडस्ट्रियल यूज़ पे ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन सिर्फ हॉस्पिटल में यूज़ होगी, इंडस्ट्री में नहीं होगी।
अब दिक्कत क्या है, रिकोर्स टू, रिसोर्ट टू, क्या लेते हैं अपने बाद, नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट। इम्पोज एक वर्ब है, इसको जीरेंट में बदल डालो ing। वो 25 फ्रेज जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 10-12 हज़ार बार बता चुका हूँ एडिटोरियल्स में, वो 25 फ्रेज को याद रखना, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे और आपको वर्ब लगा के देगा, वर्ब के ing फॉर्म में आपको चेंज करना होगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, ऑलरेडी बहुत बार करवा चुका हूँ ना। करेक्ट द नंबर्स बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड वैकेंसीज हाई कोर्ट्स आर क्वाइट कंसर्निंग। बैकलॉग ऑफ ओवर 57 लाख केसेज एंड वैकेंसी लेवल ऑफ 40%। कह रहे जो आंकड़े हैं दोनों ही रिस्पेक्ट में, दोनों ही जो है मामलों में। और पहला कौन सा मामला है, एक तो पेंडेंसी ऑफ केसेस का, दूसरा खाली जगहों का हाई कोर्ट्स में। कह रहा है ये जो आंकड़े हैं ना क्वाइट कंसर्निंग है, अपने आप में बड़ी चिंताजनक है। अब क्या चिंताजनक है इनमें, कह रहा है एक बैकलॉग है 57 लाख केसेस का और वैकेंसी लेवल है 40% का। तो इतने केस हमारे देश में पेंडिंग है और 100 में से 40 जजों की वैकेंसियाँ खाली हैं। ये बड़ा ही कंसर्निंग मामला है, समझ गए। कह रहा है 5 हाई कोर्ट्स अकाउंट फॉर 54% ऑफ दीज केसेस। सिर्फ 5 हाई कोर्ट जो है ना देश की, वो अकाउंट फॉर करती हैं, हिसाब देती हैं 54% इन केसेस का। तो 54% केस सिर्फ 5 हाई कोर्ट में। कह रहा है इंटरेस्टिंगली ऑफिशियल डेटा सजेस्ट दैट देयर नीड नॉट बी ए कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड लार्ज बैकलॉग। कह रहा है इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकारी आंकड़ा जो है, ऑफिशियल डेटा इस बात को सजेस्ट करता है दैट वो ये कि वहाँ नहीं होने की ज़रूरत है, नीड नॉट बी, नहीं होने की ज़रूरत है एक कोरिलेशन की, एक म्यूचुअल संबंध की। किस किस के बीच, नंबर ऑफ वैकेंसी के बीच और लार्ज बैकलॉग के बीच। तो सरकारी आंकड़ा क्या बताता है, केस कितने ज़्यादा हैं, केस कितने कम हैं, इसका वैकेंसी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये आगे बताएगा उस आंकड़े का क्या क्या जो है, उसमें क्या क्या डिटेल्स है, समझ गए। सेंटेंस में देखने वाला जो है ग्रामर कॉन्सेप्ट आया है। पहले कोरिलेशन देख लो, को मतलब साथ में, रिलेशन मतलब रिश्ता, दो चीज़ों का आपसी रिश्ता कहलाता है कोरिलेशन, है ना, म्यूचुअल रिलेशन। ग्रामर कॉन्सेप्ट ये है, मैं आप सभी से सवाल पुट करूँगा, नीड नॉट बी ये कौन सी स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नीड का सेमी मॉडल यूज़ है, नीड नॉट बी कौन सी स्ट्रक्चर है ये। चलो देखो, नीड एक मेन वर्ब भी है, एक मॉडल वर्ब भी है। आपको एग्जाम में वो कंफ्यूज करेगा, मॉडल वर्ब बनाने के लिए बोलेगा और मेन वर्ब वाला सेंटेंस दे देगा। कैसे करेगा आप ध्यान से देखो। वी नीड टू गो नाउ, हमें अभी जाने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस के अंदर क्या है, वी आपका सब्जेक्ट है। मैं आपके सामने थोड़ा सा कलर दे देता हूँ तो कि आपको समझ में आ जाए। वी आपका सब्जेक्ट है और नीड आपकी मेन वर्ब है, नीड आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, टू गो एक इन्फिनेटिव लगा हुआ है। ध्यान देना, जब जब नीड मेन वर्ब होगी इसके बाद में इन्फिनेटिव भी आएगा। अब देखो, नीड को मुझे मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं, सब्जेक्ट लिख दो, मैं पूरा सेंटेंस कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा सेंटेंस कॉपी कर देता हूँ, ऐसे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब नीड को बनाना है हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब बनाओगे तो एक मेन वर्ब चाहिए होगी आपको। नीड हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसके बाद में एक मेन वर्ब चाहिए होगी। अब टू इन्फिनेटिव तो मेन वर्ब बन नहीं सकता। क्या करूँ मैं, इस टू को निकाल दो, इस टू को निकाल दो। अब क्या बन गया, वी नीड गो नाउ। अब ये क्या है, नीड हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, बीच में से टू निकाल देना है। तो देखो ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नीड मेन वर्ब का काम कर रही है, अपने बाद में इन्फिनेटिव लेके बैठी है, और यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव को लेके बैठी है। बस यही काम आपको करना होता है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में टू दिख जाए तो समझ लेना नीड मेन वर्ब का काम करेगी। अगर सेंटेंस में टू ना दिखे तो समझ लेना नीड से मॉडल वर्ब का काम करवाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब एक ही बात है। अगला सेंटेंस देख लो, दे नीड नॉट टू वेट फॉर अस, उन्हें ज़रूरत नहीं है हमारा वेट करने की, दे नीड नॉट टू वेट फॉर अस। अब इसको बदल देते हैं अपने, इसको कॉपी कर लूँ मैं, दे नीड नॉट टू वेट फॉर अस। चलो अब क्या करना है भाई, नीड को हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो बना दिया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन वर्ब से पहले का टू निकाल देना है, तो ये निकाल दिया, ठीक है। दे नीड नॉट वेट फॉर अस। सेंटेंस दोनों एक ही हैं, लेफ्ट और राइट के अंदर सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे नीड काम कर रही है मेन वर्ब का, अपने बाद में लेके बैठी है टू इन्फिनेटिव। यहाँ पे बात कर काम कर रही है मॉडल वर्ब का, अपने बाद में लेके बैठी है बेयर इन्फिनेटिव। वैसे डू यू नीड टू आस्क एनीथिंग, शुरू में डू आ रहा है, देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको नीड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। डू हेल्पिंग वर्ब, नीड मेन वर्ब। अगर इसको मुझे मॉडल में चेंज करना है तो नीड को उठाया जाए, नीड को उठा करके डू की जगह रखा जाए। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई है, अब नीड बन गई है मॉडल वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। डू यू नीड यू आस्क एनीथिंग, टू निकाल देना, ध्यान रखना। नीड जब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बनेगी, मॉडल वर्ब बनेगी, टू को निकाल देना है। दे डिडंट नीड टू लाई टू अस,
उनको ज़रूरत नहीं थी हमें लाई करने की। ध्यान देना, पास्ट टेंस के अंदर नीड को मॉडल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। इस सेंटेंस को नीड को मेड वर्ब बना के ही रखना पड़ेगा, इसमें नीड को मॉडल में नहीं बदल सकते हो, पास्ट टेंस में नहीं चेंज होता। लास्ट देख लो, आई नीड सम वाटर। अब कोई आपसे पूछेगा यार इसमें नीड मेन वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब बना के दिखा, उसको बोलना अच्छा हेल्पिंग वर्ब बनाऊंगा तो यहाँ पे मेन वर्ब किसको बनाऊंगा? सम वाटर तो एक नाउन है, यहाँ पे तो इन्फिनेटिव था, उसको मेन वर्ब बना दिया था, यहाँ भी इन्फिनेटिव था, यहाँ पे इन्फिनेटिव दिख रहा है क्या कहीं? जब इन्फिनेटिव दिख नहीं रहा ना तो नीड यहाँ पे मेन वर्ब ही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब बना करके मेन वर्ब बनाने का कोई और चारा आपके पास है ही नहीं। समझ गए? लास्ट के दोनों सेंटेंस चेंज नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ 5.8 लाख केसेस अगेंस्ट अ रिलेटिवली लो लेवल ऑफ वैकेंसीज एट 7%। कह रहा मद्रास हाई कोर्ट में इतने सारे केस हैं तुलनात्मक रूप से कम लेवल ऑफ वैकेंसी के सामने 7%। तो यहाँ पे केस तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वैकेंसियाँ सिर्फ 7% खाली हैं, बावजूद सारे जजेस के होने के केसेस बहुत ज़्यादा हैं मद्रास में। समझ गए? छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट एक और है, ये भी देख लो। रिलेटिवली कंपैरेटिवली के साथ में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज़ की जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाई तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली का काम भी कंपैरिजन करना ही होता है। चीज़ इज़ रिलेटिवली हायर इन फैट कंटेंट। चीज़ जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है फैट कंटेंट पे, फैट ज़्यादा होता है चीज़ में। रिलेटिवली जो अपने आप में खुद ही कंपैरिजन करने वाला एक वर्ड है, कंपैरेटिवली भी इसका सिनोनिम है। इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? तो मुझे क्या करना है, चीज़ इज़ रिलेटिवली हाई इन फैट कंटेंट। समझ गए ना? पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देना है रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद में जो है कंपैरेटिव डिग्री को। अगला सेंटेंस देखो, चीज़ इज़ रिलेटिवली हायर इन फैट कंटेंट देन मिल्क इज़। अब इस केस के अंदर आप हायर को हायर नहीं बना सकते। जैसे ही इस हायर को मैं हाई बनाऊंगा, इस देन के लिए एक कंपैरेटिव डिग्री आने वाला रूल जो है मेरा ब्रेक हो जाएगा। देन लगाए ना तो कंपैरेटिव डिग्री तो आनी चाहिए। अब करें क्या, इस हायर को तो हायर ही रखना पड़ेगा इस देन की वजह से। अब देखो इलाज क्या है, रिलेटिवली को यहाँ से निकाल दो, दोनों में से एक को रख लो, जो रखोगे वही कंपैरिजन कर देगा। अगर देन पड़ा है तो कंपैरेटिव डिग्री को रखना जरूरी है, रिलेटिवली कंपैरेटिवली को माइनस करके निकाल दो। अगर देन नहीं पड़ा तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली पढ़ा नहीं दो और इसको बदल दो पॉजिटिव डिग्री में। बढ़े आगे, कह रहा है एज मनी एज 44% ऑफ द पोस्ट इन कलकत्ता हाई कोर्ट आर वैकेंट बट द केसेस इन एरिया स्टैंड एट 2.7 लाख। कह रहा है 44% पोस्ट जो हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में वैकेंट है, कोलकाता की हाई कोर्ट में, लेकिन केसेस जो हैं आज भी खड़े हैं 2.5 लाख पे, 2.7 लाख पे। तो यहाँ पे इतनी वैकेंसी है, सिर्फ 2.5 लाख केस हैं। यहाँ पे वैकेंसी है ही नहीं, सब भरी हुई हैं, इसके बाद भी 6-6 लाख केस बाकी हैं। समझ गए? Whereas the provision has been utilized only sparingly in the past and for limited purpose of disposing of particular kinds of cases, the endeavor to appoint ad hoc judges will have to come with some guidelines. करेक्ट, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है इसको यूटिलाइज़ किया गया, इस्तेमाल लिया गया है महज स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब होता है कभी कभी, इनफ्रीक्वेंटली, आज लिया फिर 10 साल बाद लिया, है ना, रोज़ रोज़ नहीं। करेक्ट, क्योंकि इस प्रोविज़न को रोज़ रोज़ यूज नहीं लिया गया है पास्ट के अंदर, भूतकाल में, और सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, जो है निपटने का, डिस्पोज ऑफ करने का, निपटाने का खास टाइप के केसेस को, पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस को। करेक्ट, क्योंकि ऐसा हुआ है। अब जो ये एंडेवर है ना, जो प्रयास है अपॉइंट करने का टेम्परेरी जजेस को, इसको हैव टू कम आना ही पड़ेगा कुछ गाइडलाइंस के साथ। तो हमने इसको रेगुलरली यूज़ नहीं किया है, अब इसको रेगुलरली करने वाले हैं, तो बहुत सारे जो हैं इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी, तो कुछ गाइडलाइन कोड को बनानी ही पड़ेंगी, कैसे किस जज को हमें यूज़ करना है। स्पेरिंगली मतलब कभी कभी, इनफ्रीक्वेंटली, डिस्पोज ऑफ, गेट रीड ऑफ और डिस्कार्ड एक ही बात है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ करना भी यही है, डिस्कार्ड करना भी यही है। ध्यान रखना, OFF मत लगाया ना, एक कॉमन सी मिस्टेक होती है, डिस्पोज ऑफ के बाद में लोग OFF लगाते हैं, सिंगल एफ आएगा, गेट रीड ऑफ, डिस्पोज ऑफ दोनों के बाद। करे द कोर्ट हैज़ मेड अ बिगिनिंग बाय डायरेक्टिंग दैट द ट्रिगर पॉइंट फॉर सच एन अपॉइंटमेंट विल बी व्हेन द वैकेंसीज गो बियॉन्ड 20% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ेंगे। अब ये बता रहा है कोर्ट ने कैसी गाइडलाइन बताई है। कह रहा कोर्ट ने एक बिगिनिंग कर दी है, कोर्ट ने कर दी एक शुरुआत, डायरेक्ट करके, दिशा निर्देश दे करके, दैट इस चीज़ को, कि जो ट्रिगर पॉइंट होगा जजेस को रिक्रूट करने का, जो कोजिंग पॉइंट होगा, जो सबसे बड़ा कारण होगा, और कैसा, ऐसी अपॉइंटमेंट का। कह रहा विल भी वो होगा जब वैकेंसियाँ जाती हैं पार
20% के सैंक्शन स्ट्रेंथ से। तो अगर 100 में से 80 जज हैं तब तक हमें किसी नए जज को एडहॉक पे रिपोर्ट नहीं करना है, अपॉइंट नहीं करना है। 80 से कम होने के बाद ही कोर्ट ने बोला आप किसी दूसरे जज को ला सकते हो, है ना, टेम्परेरली। अच्छा, और कौन सा पॉइंट है दूसरा है कंडीशन और व्हेन मोर देन 10% ऑफ द बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस आर ओवर 5 ईयर ओल्ड। कह रहे जब 10% से ज़्यादा जो पेंडिंग केस है, बैकलॉग जो है वो 5 साल से पुराना है। मतलब अगर आपके पास 10% केस ऐसे हैं जो 5 साल से पुराने हो गए ना, तब भी आप किसी रिटायर्ड जज को ला सकते हो टेम्परेरली। अच्छा, व्हेन केसेस इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी आर पेंडिंग फॉर ओवर 5 ईयर्स और व्हेन द रेट ऑफ डिस्पोजल इज लोअर देन द रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश केसेस। अब तीसरा बताया, तीसरा ये है जब केसेस जो हैं किसी खास कैटेगरी के, मान लो मर्डर के केस हैं, रेप के केस हैं, डकैती के केस हैं, किसी खास कैटेगरी के जो केस हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं 5 साल के लिए, और या फिर जब रेट ऑफ डिस्पोजल है उनको निपटाने की जो दर है वो धीमी होती है उस रेट से जो है उनके बनने की इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश केसेस की। तो दिन में मर्डर के केस आ रहे हैं 15, निपट रहे हैं 2, तो ऐसे केसेस के अंदर भी कोर्ट ने बोला है अगर ऐसा हो जाए ना तो आप किसी रिटायर्ड जज को ले आओ और उसको टेम्परेरी अपने यहाँ पे रिक्रूट कर लो। तो कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन बना दी है कब किसी को रिक्रूट करना है और कब नहीं करना। रिपीट करने वाला इसमें कुछ है नहीं, सब्जेक्ट वो आप पकड़ लोगे। इंस्टीट्यूशन होता है शुरुआत, बिगिनिंग, कमेंसमेंट, किसी चीज़ की जो है नींव रखना इंस्टीट्यूशन होता है। करे द बेंच हैज़ रूल्ड दैट द करंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बी ऑल्सो फॉलोड फॉर अपॉइंटिंग द एड हॉक जजेस, a process initiated by Chief Justice of High Court with a suggested tenure of 2 to 5 years। अब बेंच ने एक और चीज़ बताई, बेंच ने ये भी रूल कर दिया स्पीड ने कि जो करंट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, मेमोरेंडम का मतलब, मेमोरेंडम हर चीज़ का वो होता है, अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं मेमोरेंडम, और प्रोसीजर होता है किसी काम को करने का तरीका, प्रक्रिया। तो कह रहा है हाल की जो प्रक्रिया की अंडरस्टैंडिंग है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं, कह रहा है उसको भी फॉलो किया जाए अपॉइंट करने के लिए एड हॉक जजेस को। और कह रहा है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इनिशिएट की जाती है, शुरुआत होती है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ एक हाई कोर्ट के द्वारा, और जिसमें सजेस्टेड टेन्योर होता है, जिसमें सजेस्टेड कार्यकाल होता है 2 से 5 सालों का। समझ गए? तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस के आधार पर ही किसी को जज को भर्ती किया जाएगा। हाई कोर्ट के जज साहब तय करेंगे किसको करना है और 2 से 5 साल का कार्यकाल उनको देंगे टेम्परेरी, उनको एज ए जज। अच्छा, बी ऑल्सो फॉलोड वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई? बी ऑल्सो फॉलोड प्रेजेंट सबजेक्टिव मूड, रूल किया, डिमांड किया, विश किया, डिसीजन दिया, इन सब के बाद में क्या प्रेजेंट सबजेक्टिव मूड ट्रिगर हो जाता है। वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होता है। डिटेल में नहीं जाऊंगा आज। अगर आप 1 महीने से भी मेरे एडिटोरियल्स देख रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट, मैं हर कॉन्सेप्ट ही आपको 1 महीने में कम से कम 1 बार रिपीट करवा देता हूँ, है ना। पिछले 30 एडिटोरियल्स में 2-3 बार करवा चुका हूँ। बढ़े आगे। द करेक्ट कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट दिस इज़ अ ट्रांजिटरी मेथोडोलॉजी एंड डज नॉट कंस्ट्रेन द रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो है ना एक ट्रांजिटरी मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है किसी काम को करने का मेथड, तरीका। ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, आजकल के लिए है, रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। तो अगर कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है सिर्फ टेम्परेरी मेथड है ये, और ये कंस्ट्रेन नहीं करेगा, ये किसी भी तरीके से नहीं रोकेगा, पाबंदी नहीं लगाएगा रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस पे। तो जिस जज को आपको एग्ज़ाम लेकर के भर्ती करना है वो आप करो, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोर्ट ने बोल दिया है ऐसा। ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, कंस्ट्रेन करना मतलब रिस्ट्रेन करना, होल्ड डाउन करना, कर्ब करना, किसी को पाबंदी लगाना, रोकथाम करना, है ना। द गवर्नमेंट which did not oppose the proposal but wanted the vacancies to be filled up first would do well to expedite the regular appointment process from its end and give up its propensity to hold back some recommendation selectively। अब कह रहे सरकार के लिए क्या सीख है? कह रहे हमारी जो सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसने अपोज भी नहीं किया इस प्रपोजल को, उसने बोला भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो चलो ठीक है। कह रहे लेकिन जो चाहती थी कि वो वैकेंसीज़ को फिल्ड अप होने से पहले, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है, पहले वैकेंसियाँ सारी हम फिलअप कर देंगे, उसके बाद आप जो है दूसरे किसी जज को लेकर के आ जाओ अगर केस आपको ज़्यादा लगे तो। और कह रहे यही जो सरकार है ना, जो ऐसा चाहती थी, ये बहुत अच्छा करेगी अगर ऐसा कर दे, वुड डू वेल। अच्छा, क्या करने को भाई? एक्सपेडाइट करने को, जल्दी जल्दी करने को रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अपने एंड से, अपनी तरफ से। और अगर ये गिव अप कर दे, ये त्याग दे किसको? इसकी उस प्रोपेंसिटी को, इसकी इस आदत को जो है होल्ड बैक करने की, पोस्टपोन करने की, डिले करने की, कुछ रिकमेंडेशंस को सेलेक्टिवली। होता क्या है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोलिजियम सिस्टम के अंदर
जो जजेस का फैसला किया जाता है कौन कौन सा जज बनेगा। पर सरकार को लगता है कहीं ये जज हमारा नुकसान ना कर दे, इस वजह से हमारी आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जजेस की भर्तियों को रोक के बैठी है पिछले 5-7 सालों से। तो कह रहे हैं ये सरकार के लिए ये एक ही सीख है, फटाफट जो आप रोक के बैठे हो ना उस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करो और अपनी इस आदत को छोड़ दो, अपने हिसाब से किसी भी जज की रिकमेंडेशन को रोक लेते हो, आपको लगता है ये हमारा नुकसान ना कर दे, है ना। चलो, एक्सपेडाइट करना मतलब किसी चीज़ को फास्ट करना, क्विक करना, हेसन करना। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आदत, इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी। होल्ड बैक का मतलब है पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को होल्ड ऑफ करना, डिले करना, ठीक है। Whereas for the judiciary, it should ensure that only retired judges with experience and expertise are offered the temporary positions and there is no hint of favoritism. अब कह रहा है जुडिशरी के लिए क्या सीख है, न्यायपालिका के लिए यही सीख है कि ये इंश्योर करे इस चीज़ को महज रिटायर्ड जजेस विद एक्सपीरियंस ही जो हैं रिक्रूट हों और जिनके पास एक्सपर्टीज़ भी हो। ऐसा ना हो कल को किसी ने भी अपना जुगाड़ लगा करके जज बन गया, है ना, ऐसा हमारे देश में ना हो जाए। तो जज को, जुडिशरी को भी इंश्योर करना है सिर्फ जजेस तक ही ये चीज़ जो है लिमिटेड रहे। इनको ऑफर किया जाए टेम्परेरी पोजीशंस को और कोई भी हिंट ना हो फेवरेटिज्म की, भाई भतीजावाद की, कोई भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो, साफ सटीक क्राइटेरिया हो, उसके हिसाब से जजेस को रिक्रूट किया जाए, जुडिशरी को इंश्योर करना है। फेवरेटिज्म मतलब निपोटिज्म, भाई भतीजावाद, डिस्क्रिमिनेशन बोल दो, बायसनेस बोल दो, पार्टिसनशिप बोल दो, है ना, सब फेवरेटिज्म के सिनोनिम है। चलो क्विज पे आ जाए आज सॉल्व करवा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल भी है। देखो सॉल्व करके अपना स्कोर जरूर बताया करो कमेंट्स में, है ना, कितने नंबर आपको मिले आउट ऑफ 5। द डैश बैकलॉग ऑफ क्रिमिनल केसेस इन कंट्री हैड मेड द सुप्रीम कोर्ट रिसोर्ट टू, यहाँ पे हैज़ कर लेना, ठीक है, हैज़। अब ये बताओ रिसोर्ट टू तो ठीक है, आगे करेंगे, इसमें क्या आएगा, पहले 1 नंबर में क्या आएगा। बैकलॉग है क्रिमिनल केसेस का हमारे देश में, उसने सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ पे रिसोर्ट टू कर दिया है। अब ये बैकलॉग किस टाइप का है, हायर है, रिलेटिवली हायर है, रिलेटिवली हाई है या कंपैरेटिवली हायर है। ध्यान देंगे कंपैरेटिवली के साथ में हायर नहीं आ सकता, रिलेटिवली के साथ में हायर नहीं आ सकता, तो या तो हायर आएगा या रिलेटिवली हाई आएगा, दोनों सही हैं। लेकिन ध्यान देना हायर तब लगाएंगे जब सेंटेंस के अंदर कहीं पे देन आ रहा हो, कंपैरिजन हो रहा हो। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है मेरे भाई तो क्या यूज़ करना है आपको, रिलेटिवली हाई, ठीक है। अगर कहीं पे देन लगा होता उस केस में हम हायर को यूज़ कर लेते, लेकिन नहीं लगा हुआ तो रिलेटिवली हाई बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे रिलेटिवली हाई बैकलॉग जो है क्रिमिनल केसेस का हमारे देश में, उसने बना दिया है सुप्रीम कोर्ट को रिसोर्ट टू कर दिया है। अच्छा किस काम पे भाई, अपॉइंट करने पे, रिक्रूट करने पे, डेप्यूटिंग करने पे, डिस्पोजिंग ऑफ करने पे एड हॉक जजेस को। रिसोर्ट टू, रिकोर्स टू अपने बाद में हमेशा नाउन प्रोनाउन या जीरन लेंगे। रिक्रूट और अपॉइंट दोनों वर्ब हैं, अगर ये वर्ब यूज होंगी तो कैसे यूज होंगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अंदर। अब ये ए और बी दोनों ही आपके आंसर नहीं है। डिप्यूट इनका एक सिनोनिम है लेकिन इसकी आईएनजी फॉर्म हमने यूज़ की है, ये आपका आंसर बन सकता है। डिस्पोजिंग ऑफ में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये भी आपका आंसर बन सकता है। लेकिन ध्यान देना मीनिंग निकालना है, बैकलॉग की वजह से डिप्यूट किया जाएगा जजेस को या उनसे जो है पीछा छुड़ाया जाएगा। अरे डिस्पोज ऑफ थोड़ा ना करना है, नए रिक्रूट करने हैं, समझ गए ना। मीनिंग के हिसाब से डी गलत है, ग्रामर के हिसाब से सही हो सकता है। कह रहा है हाउएवर दिस एड हॉक रिक्रूटमेंट डजंट नीड नॉट टू, डज नॉट नीड टू या नीड नॉट होल्ड बैक द रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द जजेस। कह रहा है हालांकि ये जो टेम्परेरी रिक्रूटमेंट है ना, इसको होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डिले करने की रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस को हमारे जजेस की। अब यहाँ पे आपको नीड लगाना है तो पता पड़ेगी आपको, है ना, नीड यहाँ पे लगेगा। नीड की कौन सी फॉर्म लगेगी ये आपको देखना है। अगर नीड को मैं हेल्पिंग वर्ब बना रहा हूँ तो टू नहीं आएगा, अगर नीड को मैं हेल्पिंग वर्ब बना रहा हूँ तो टू नहीं आएगा, अगर नीड को मेन वर्ब बना रहा हूँ तो टू आएगा। अब देखो डज नॉट नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं बन रही है, मेन वर्ब बन रही है और टू नहीं लगा हुआ, तो ये मेरा आंसर नहीं है, समझ गए ना। नीड अगर मेन वर्ब है तो टू आएगा इसके बाद में, तो टू होल्ड बैक होना चाहिए, टू यहाँ पे लगा नहीं हुआ। नीड नॉट टू ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, नीड मेन वर्ब बन गई, टू इसके बाद में आ गया, पर गलती क्या है, रिक्रूटमेंट तो सिंगुलर नाउन है, मेन वर्ब आएगी तो इसके आगे एस लग के आएगा, समझ गए ना। तो नीड्स नॉट टू यहाँ पे होना चाहिए, बी भी मेरा आंसर नहीं है। डज नीड नॉट टू ये तो अपने आप में स्ट्रक्चर ही गलत है, डज के बाद में नोट आता है, अगर नोट लगाना भी था तो नीड के बाद में नोट नहीं, डज के बाद में नोट, ठीक है, गलत हो गई। लास्ट में आया नीड नॉट, नीड यहाँ पे क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब, नोट यहाँ पे आ गया और उसके बाद में मेन वर्ब आ गई होल्ड बैक। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आपको मैंने कई बार करवाया है, मेरे ख्याल से आपको ग्रामर सीरीज़ में भी करवा चुका हूँ मैं, मॉडल्स वाले चैप्टर में। अब वहाँ से अच्छे से इसको पढ़ें, वैसे एक बार में समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने दिमाग लगाया इसमें तो। आगे बढ़े, कहाँ पे गए, हाँ ये हो गया ना। कह रहा है हाउएवर ये नहीं होना चाहिए और मेयरली
प्रोवाइड्स विद या प्रोवाइड्स अगेंस्ट अ ट्रांजिटरी अरेंजमेंट टू डील विद माउंटिंग नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। तो कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट जो है ना महज प्रोवाइड फॉर करती है, विद करती है, जो भी करती है एक टेम्परेरी अरेंजमेंट को निपटने के लिए बढ़ते हुए केसेस के साथ में। रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे प्रोवाइड्स तो आएगा ही आएगा, है ना, प्रोवाइड्स तो आएगा ही आएगा, तो चारों में आ रहा है प्रोवाइड्स, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोवाइड्स फॉर को। प्रोवाइड फॉर करना मतलब इंतजाम करना, प्रोवाइड विद का मतलब है किसी को कुछ देना, प्रोवाइड का मतलब भी किसी को कुछ देना, प्रोवाइड अगेंस्ट का मतलब है किसी चीज़ के खिलाफ इंतजाम करना, है ना, कोई चीज़ गलत होने वाली है उसके खिलाफ इंतजाम करोगे, उससे पहले उसे बचने के लिए, तो प्रोवाइड अगेंस्ट। हमारे पास यहाँ पे मीनिंग चाहिए प्रोवाइड फॉर वाला, तो प्रोवाइड फॉर ये आपका आंसर है। चलो लास्ट देख लो, रोपिंग इन सच ड्रास्टिक मेजर्स इज़ द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर। ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स को लेकर क्या ना खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सेंटर गवर्नमेंट की। हाउएवर द SC ऑल्सो स्टेप्स इन फ्रीक्वेंटली, स्पोरेडिक, यूजली या स्पेरिंगली whenever necessary to compensate for the tardiness of the center। कह रहा हालांकि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जो है स्टेप इन कर देता है सेंटर की सुस्ती को कंपेंसेट करने के लिए। काम तो है सेंटर का करना, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी बीच में पड़ जाता है। अब यहाँ पे कभी कभी मीनिंग वाला चाहिए अपने को, है ना, कभी कभी वाला मीनिंग, रोज़ वाला काम नहीं है। फ्रीक्वेंटली मतलब रोज़ वाला काम, यूजली मतलब रोज़ वाला काम, स्पेरिंगली मतलब कभी कभी, स्पोरेडिकली चाहिए हमें, स्टेप्स इन स्पोरेडिकली होना चाहिए था, यहाँ पे एडवर्ब की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। स्पोरेडिकली का मतलब भी यही होता है कभी कभी, लेकिन ly लगा करके इसकी एडवर्ब को हमें बनाना एडवर्ब फॉर्म को हमें बनाना पड़ेगा। डी आपका आंसर हो गया। थोड़ा मुश्किल है आज का क्विज़, लेकिन आई होप अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 5 में से 3 नंबर तो कम से कम आए होंगे। बताना कमेंट्स में अपने मार्क्स को। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।